तो देखिए कल तो हो गया था आपके वेलोसिटी सेलेक्टर का टॉपिक है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन करके एक टॉपिक है आपके बुक में, और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो देखिए इसमें जो कल आपको लॉरेंज फोर्स बताया गया था ना, कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है ऐसे स्पेस में भेज दें जिसके चार्ज के पास कुछ ना कुछ रफ्तार भी हो, तो उसके पास दो दो फोर्सेस लगेंगे, है ना। एक उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, दूसरा उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। ये बात आपको पता है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि ये जो स्थिति होगी तो जो नेट फोर्स होगा उसको आपको दोनों फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ऐड करना पड़ेगा, है ना। तब जाके आपको इसमें नेट फोर्स का पता लगेगा। क्लियर। तो जो नेट फोर्स होता है वो आपने देख लिया है कि F बराबर क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी के बराबर होता है ना। अब थोड़ा सा एक बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स में लौट के चलते हैं जो आप पहले से पढ़ रखे हो। याद करो, जब हमने चार्ज पार्टिकल का मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको मिला होगा कि वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, याद है। अगर एकदम एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर किसी चार्ज को भेजा जाए तो जो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने लगता है, और जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के काम करने लगता है। याद है सबको? ऐसा ही होता है ना। तो आपने देखा था कि जो पूरा पूरा मोशन होता है एग्जैक्टली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने लग जाता है। याद आया? ठीक है। और अगर किसी चार्ज को आप सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसका एक्सेलरेशन होगा तो उसके वेलोसिटी वगैरह चेंज होगा, वो सब आपको पता है, ठीक है। तो इन्हीं प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए एक डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग किया गया, तैयार किया गया। उस डिवाइस का नाम ही है साइक्लोट्रॉन, है ना। इस डिवाइस को जो गढ़ा गया, जो तैयार किया गया, उसके पीछे मकसद ये था कि किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करवाना, है ना। किसी चार्ज पार्टिकल को क्या करना, एक्सीलरेट करवाना, और उसको एक्सीलरेट करवाने के बाद कुछ डिजायर अमाउंट में उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करवाना। कल जैसे वेलोसिटी सेलेक्टर के काम हमने किया था ना, कि पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले हमने चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट किया था, है ना, वेलोसिटी सेलेक्टर के प्रिंसिपल से। तो आज ये देख रहे हैं कि हम वेलोसिटी देंगे कैसे। जैसे हमने बोला था ना कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल बहुत छोटे साइज का है, तो आपके पास कोई ऐसा मैकेनिकल गन टाइप का तो नहीं है जैसे बंदूक होता है नॉर्मली फिजिकल। उस टाइप का गन तो आपके पास नहीं है कि सीधे सीधे आप उसको फायर कर दें और आप पर्टिकुलर रफ्तार से बॉल थ्रो कर दें या चार्ज पार्टिकल थ्रो कर दें। पर हमें गन जैसा डिवाइस की जरूरत है, नहीं है। एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल को एक रफ्तार देने के लिए हमें गन किस्म का लॉजिक तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए कि गन जैसा, जो कि उसके एक्सीलरेट करवा के बहुत ज्यादा रफ्तार से भेज सके जिस रफ्तार को हमें अचीव करना है। तो एक तरह से ये साइक्लोट्रॉन एक गन ही समझ लो, एक बंदूक के तरह ही है ना। बस इसमें अंतर ये है कि जो आप नॉर्मली जो गन देखते हैं वो किस पे काम करता है, जो मैकेनिकल गन्स है आपके पास वो कैसे काम करते हैं, स्प्रिंग पे काम करता है कि नहीं, रिकॉइल वेलोसिटी पे काम करता है। कि स्प्रिंग दब जाता है तो स्प्रिंग के अंदर ये स्टोरिंग फोर्स होता है, तो आप समझ गए होंगे स्प्रिंग अपने लोकेशन को वापस, अपने लेंथ को वापस अचीव करने के चक्कर में सामने वाले को क्या कर देता है, थ्रो कर देता है आगे की तरफ। ऐसा ही है, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म है वो अलग है, और इसका मैकेनिज्म लॉरेंज फोर्स से आया हुआ है, ठीक है। क्लियर? समझ में आया सबको मोटा मोटा कि साइक्लोट्रॉन है क्या? एक गन जैसा ही इंस्ट्रूमेंट है, समझ लो, जिसका काम होता है चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करवाना। चार्ज पार्टिकल जब मैं कह रहा हूं तो आप समझ लीजिए इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि ये जो डिवाइस है आमतौर में इलेक्ट्रॉन को, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करवा पाएंगे इसके दम पे। कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको डिस्कशन हम अंतिम के समय में करेंगे। चार्ज पार्टिकल जब मैं कह रहा हूं तो आप समझ लीजिए कुछ हद तक हम भारी पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। भारी पार्टिकल्स मतलब प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल समझते हो ना, हीलियम का न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोला जाता है, ठीक है ना। हीलियम जो एटम होता है ना, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी तरीके से पूरी तरह से बाहर कर दें तो जो बचेगा, तो बचेगा क्या, एटम में से अगर उसका इलेक्ट्रॉन सारे बाहर कर दोगे तो उसका न्यूक्लियस बचेगा, है कि नहीं। तो जो हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल।
और अल्फा पार्टिकल नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा, केमिस्ट्री में आपने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा पिछले साल एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो उसमें बताया गया होगा कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल उठा उठा के गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड वगैरह किया था, याद आया कुछ कुछ। तो वो अल्फा पार्टिकल एक्चुअली में क्या होता है, कुछ अलग सा कुछ नहीं है, ये एक्चुअली हीलियम एटम का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, इट्स जस्ट अ हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो जो इस तरीके के पार्टिकल जो थोड़ा सा मास जिसका हैवी हो, एकदम लाइट ना हो, जैसे इलेक्ट्रॉन आपको आप जानते हैं उसका मास बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जैसे चीज़ों के लिए ये जो मशीन है ये काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा हम बताएंगे। ये बेसिकली काम अच्छे से किसके लिए करता है, प्रोटॉन के लिए करता है, न्यूट्रॉन के लिए करता है, या अल्फा पार्टिकल इस टाइप थोड़ा भारी भरकम मास के लिए अच्छा करता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो हमें समझना ये कि आखिर इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका डिजाइनिंग कैसे होती है, यही हमको समझना है आज के लेक्चर में, ठीक है ना। तो उससे पहले एक आप काम करिए कि आप तेजी से जो आपको मॉनिटर में दिख रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें इस फिगर को ध्यान से देखो, अगर जो ऊपर वाले एक सिलिंड्रिकल शेप में आपको दिख रहा होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, जो ऊपर में आप देख पा रहे हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं ये जो आप सिलेंडर देख रहे हैं ये अपने आप में एक मैग्नेट है, ठीक है ना। और एक नीचे देख रहे होगे ये सिलेंडर शेप में दिख रहा है सबको, ये दूसरा मैग्नेट है ना। तो मैग्नेट के इस्तेमाल क्यों किए हैं, तो समझ गए होगे, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए किए हैं। ऊपर वाले मैग्नेट में देखो यहाँ ऊपर एन लिखा है, देख रहे हो, ये एन लिखा है, देख रहे हो सब लोग। तो यहाँ पे अगर एन लिखा हुआ है, ठीक है, इस जगह की बात मैं कह रहा हूं, देखो यहाँ पे अगर एन लिखा है तो समझ गए इसके नीचे बाय डिफॉल्ट कौन सा पोल हो गया, साउथ। भाई मैग्नेट जो होते हैं डाइपोलर होते हैं, तो ऊपर के हिस्से अगर नॉर्थ पोल है तो नीचे के हिस्से इसके साउथ पोल हो गया, ठीक है। और नीचे वाले मैग्नेट में देखो यहाँ ऊपर एन लिखा है, तो ये वाला कौन सा पोल हुआ, नॉर्थ, इसके नीचे हो गया साउथ, नीचे वाले से काम नहीं है। तो कुल मिला के यहां से लेके यहां तक की कहानी देखो, ये जो ऊपर वाले के नीचे का हिस्सा, नीचे वाले के ऊपर के हिस्सा, ये जो बीच का सेक्शन है, ये सिचुएशन कैसा हुआ, नीचे की तरफ है हमारे पास नॉर्थ पोल और ऊपर की तरफ है साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर बनेगा आप जानते हैं, नॉर्थ टू साउथ। कितने लोग समझ गए हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां से कहां होता है, नॉर्थ के लेके साउथ की तरफ होता है। तो इसके अंदर जो देख पा रहे हो ये मैग्नेटिक, ये जो येलो लाइन से आपको दिखाया गया ना, ये हाइपोथेटिकल लाइंस है, ऐसा कोई लाइन आपको दिखेगा नहीं मशीन में। ये सिर्फ बताने की कोशिश किया गया कि ये क्या है, बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नीचे से ऊपर की तरफ। सब लोग समझ गए हो, मैं एरो बना के दिखा दिया कि इसका डायरेक्शन किधर से किधर है, नीचे से ऊपर, नॉर्थ टू साउथ। एम आई क्लियर, ठीक है। अब एक हिस्सा आप देखिए, इस जगह को देखिएगा, ये देख रहे हो, ये वाला एक सेक्शन ये दिखाई दे रहा होगा और एक सेक्शन ये दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हो, ये थोड़ा सा ऐश कलर में। इनको हम डी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डी। डी डी मतलब इंग्लिश लेटर डी। कितने लोगों को ये शेप डी जैसा नजर आ गया, हाथ उठाना जरा। दो डी नजर आ रहा होगा, एक सीधा एक उल्टा, ठीक है, क्लियर। ये डीज, इनको पढ़ते भी डीज है ना, डीज है ना, क्योंकि इनका अंग्रेजी का लेटर डी जैसे इनके शेप है। और यहाँ पे एक डी से देखो, ये एक साइड के डी से ये मैंने तार कनेक्ट किया हुआ है और एक दूसरे साइड के डी से मैंने एक और तार कनेक्ट किया गया, और ये है ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स का काम क्या होता है एक्चुअली में, ऑसिलेट करवाना। ऑसिलेट मतलब पढ़ चुके पिछले साल, टू एंड फ्रो करवाना। तो यहाँ पे टू एंड फ्रो का मतलब होता है बिजली के वोल्टेज को, पोलैरिटी को चेंज करना, मतलब समझ रहे हो ना। जैसे ये क्या करेगा, कुछ देर तक इधर वाले डी को पॉजिटिव वोल्टेज में रखेगा, तो उस वक्त इधर वाला किस वोल्टेज में होगा, नेगेटिव में, ठीक है ना। कुछ देर बाद इसको इस किस में बदल देगा, नेगेटिव वोल्टेज में, और तब इधर वाला कौन सा टर्मिनल बनेगा, पॉजिटिव। कितने लोग समझ गए हो। जैसे एसी करंट में होता है ना, आप जानते हो फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज बोला जाता है, जो घर में आपके एसी आते हैं, इसका मतलब क्या है कि 60 टाइम्स एक सेकंड में आपके पोलैरिटी क्या होती है, चेंज होती है ना। एक बार ये पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है, तो पोलैरिटी चेंज होता रहता है। तो ये ऑसिलेटर्स का काम क्या होगा, इसके पोलैरिटीज को चेंज करना, यानी कुछ देर तक इलेक्ट्रिकली जब ये पॉजिटिव होगा उस वक्त ये क्या होगा, नेगेटिव, और जब इसको नेगेटिव में कर देगा तो ये किस में हो जाएगा, पॉजिटिव। सबको समझ में आई बात, क्लियर है, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा सा हम टॉप व्यू से देखने की कोशिश करेंगे, है ना, कि टॉप व्यू से हमें ये कैसा दिखाई पड़ेगा। तो देखिए, जब हम इसको टॉप व्यू से देखेंगे ना,
तो ये जो डीज हैं हमको ऐसा नजर आएगा। देखिए जो आप डी देख रहे हैं ये हमको ऐसा नजर आएगा, एक साइड का डी ऐसा नजर आएगा, ठीक है, और एक साइड का डी इस तरीके से नजर आएगा। इन दोनों के बीच में हल्का सा गैप होगा, देख पा रहे होगे इमेज में भी थोड़ा सा यहाँ पे गैप छोड़ा गया, देख रहे हो, हल्का सा गैप रखा गया। तो इसके बीच में इतना, जितना बड़ा मैं दिखा रहा हूं इतना बड़ा नहीं, पर गैप होगा जरा सा। और अब दिमाग चलाओ थोड़ा सा, अगर मैं कहूं तो ये डॉट से क्या दिखाना चाह रहा हूं, कितने लोग समझ गए हो? मैग्नेटिक फील्ड, कितने लोग समझ गए हो? हम टॉप व्यू देख रहे हैं ना, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड अपने तरफ आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ था। कितने लोग एग्री करते हो? तो मैग्नेटिक फील्ड हमको नीचे से ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आएगा। एम आई क्लियर? ठीक है। करते क्या है, बड़ा सिंपल फिनोमिना है। हम ना यहाँ पे बीच में, जहां पे ये सेंटर वाला सेक्शन है, इस जगह के आसपास हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज लाके, प्रोटॉन समझ लो, हमने एक प्रोटॉन उठाया, प्रोटॉन के ऊपर प्लस ही चार्ज होता है, यहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? इंजेक्ट। इंजेक्ट करने का मतलब समझते हो ना, वहां तक पहुंचवा देंगे, थ्रो कर देंगे वहां पे, ठीक है ना। नतीजा क्या होगा, ध्यान से समझना। ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ है? नीचे से ऊपर की तरफ। वेलोसिटी किधर है? देखना मैं अलग से इसको, इस हिस्से को मैं साफ साफ फिर से बना रहा हूं। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, बी का डायरेक्शन, और यहां पे मैंने एक चार्ज पार्टिकल थ्रो किया इस तरीके से। एम आई क्लियर? एक पॉजिटिव चार्ज। देखो जरा इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स लगेगा। और कैसा फोर्स लगेगा, कोई बताएगा? फोर्स का डायरेक्शन ये आने वाला है, देखो जरा, कितने लोग एग्री करते हो? चेक करो जरा, बी क्रॉस बी लगाओ, या फिर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाओ, FBI। देख पा रहे हो? खुद से लगाओ, लेफ्ट हैंड से लगाओ। FBI, बी का डायरेक्शन किधर है? अपने तरफ लगाओ, ऊपर के तरफ, मॉनिटर के तरफ हाथ रखिए, मॉनिटर के पास हाथ रखिए और बी अपने तरफ करिए। करंट किधर है भैया? इस तरफ है? सेट हो गया सबका? जो मिडिल फिंगर है वो आपके लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा होगा, सही बना रहा हूं, ठीक है। देखिए अंगूठा नीचे की तरफ आ गया होगा। कितने लोग एग्री करते हो? एग्री करते हो सब लोग? तो भैया ये बताओ, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता है, बताओ जरा? घुमा सकता है। कितने लोग एग्री करते हो? ये जो चार्ज पार्टिकल है ये गोल घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? क्या सबको ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाओ, अकेला मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है और एक चार्ज पार्टिकल को तुमने इस तरीके से थ्रो किया है, तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमना चालू कर देगा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हो? पुराना लेक्चर है, आप पढ़ चुके हो सब, आपके लिए आसान चीज होगी अब, ठीक है, यहां तक क्लियर है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। और ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी का इस्तेमाल किया गया है। अब डी का काम क्या है वो देखते हैं, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा इसको अलग से देखेंगे हम। देखिए इसको मैं थोड़ा सा अलग से बना के दिखाना चाह रहा हूं। देखिए ये सिचुएशन है, ऑल्दो डी जॉइंटेड नहीं होगा, एक ये हिस्सा है, एक तरफ का डी ये है, ठीक है ना, आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे ना। एक ये हिस्सा है और एक डी ये नजर आएगा आपको और एक डी ये, ठीक है, ये दो डी है ऊपर से नजर आ रहा है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, अगला चीज क्या है हमारे सामने, ये इसका सेंटर पार्ट है, ठीक है, क्लियर है, ये इसका सेंटर वाला पोर्शन है, ठीक।
और हमने क्या किया है, बुद्धि चलाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा ही है, ठीक है, ये बात एग्री करते हो, जो अभी अभी फिगर बनाया था फिर से उसी को बना रहा हूं और कुछ नहीं। और एक चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ पे रिलीज किया है, ठीक है ना, एक पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। मान लो इस वक्त ये वाला जो डी है, लेफ्ट साइड वाला जो डी है, ये पॉजिटिव वोल्टेज पे है। कौन सा वोल्टेज पे है? पॉजिटिव। तो मैंने बताया इधर वाला इस वक्त कौन सा वोल्टेज पे है? नेगेटिव, ठीक है, समझ गए हो। इस वजह से जानते हो क्या नजर आएगा? एक खूबसूरत चीज बनना शुरू करेगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से किधर बनेगा बताओ? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। आप पढ़ चुके हो जब हमने चार्ज करंट के बारे में डिस्कशन किया था। तो कितने लोग एग्री करते हो कि इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ? क्लियर है? यहाँ पे इस वक्त क्या बनेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर, जब, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किधर से किधर होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ, ठीक है। तो अब बताओ जरा क्या होगा इस वजह से? आप जानते हैं जो चार्ज होता है उस पर फोर्स लगता है, याद है? और फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है आप जानते हैं? Q इंटू ई के बराबर, ठीक है ना। जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होने की स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वही सेम होता है, ठीक है। तो नतीजा क्या हुआ? देखो, ये पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे छोड़ा था, जैसे ही यहाँ पे आप छोड़ोगे इस पे लग रहा है क्या बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लगेगा बताओ? फोर्स। तो फोर्स लगने से क्या होगा बताओ? एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा? आप जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा? F बाई एम। इस केस में एक्सीलरेशन होगा QE बाई एम। सब लोग एग्री करते हो? और एक्सीलरेशन होने से क्या होता है? स्पीड बढ़ता है ना, वेलोसिटी का रफ्तार बढ़ेगा। तो हमने यहाँ पे जिस भी रफ्तार से यहाँ पे छोड़ा था, या मान लो रेस्ट में भी छोड़ा था, जस्ट यहीं पे छोड़ा था एकदम एंड पे, किनारे पे, तो एक्सीलरेशन की वजह से इसका रफ्तार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन के रफ्तार बढ़ता हुआ इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं, जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे पहुंचेगा, इस वाले डी तक पहुंच जाएगा, समझ गए हो ना। ड्यू टू एक्सीलरेशन रफ्तार बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा, और यहां तक जब पहुंच गया, एक बार जब इस डी के अंदर पहुंच गया है, तो इस डी के अंदर हर जगह पे वोल्टेज क्या है बताओ? सेम है। इस डी के अंदर, ये डी को मैंने टच करवा के रखा था ना ऑसिलेटर से दोनों को, तो इस पूरे डी में वोल्टेज सेम है। तो वोल्टेज सेम होने पे अब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है ना। ये फैक्ट है, याद रखिएगा, जब डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को तो अलग से बताएंगे। कंडक्टिंग बॉडी के अंदर किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो ये कंडक्टिंग डी जो है, ये कंडक्टिंग बॉडी, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं होगा इसके अंदर। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास वेलोसिटी के साथ ये एंटर किया था, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी मौजूद है, ध्यान रखिएगा। कंडक्टर के अंदर कंडक्टर हो चाहे, उससे कोई मतलब नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सभी के अंदर से जाता है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड और इस वेलोसिटी के वजह से ये चार्ज क्या करेगा बताओ जरा? यहाँ पे इस पे सेंटीमीटल फोर्स लगी, घूम जाएगा। कितने लोग समझ गए हो? ये घूम के यहाँ पे पहुंचेगा, क्योंकि सर्कुलर ट्रैजेक्टरी में जाना रहता है इसको, घूम के यहाँ पे पहुंचा। जब ये यहाँ पहुंचता है, हम सेटिंग कुछ ऐसा बनाए रहते हैं, ठीक है ना, ऑसिलेटर का, कि जैसे ही ये पॉजिटिव यहां पहुंचता है, इसको ये बदल जाता है किसमें? पॉजिटिव वोल्टेज के में। ऑसिलेटर इसको पॉजिटिव वोल्टेज देने लगता है, और उसी वक्त इसको क्या कर देता है? नेगेटिव। ऐसा करने से क्या होगा जानते हो? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी इधर से इधर बन रहा था, अब चेंज होके किधर से किधर बनेगा? उल्टा। लॉजिक वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो क्योंकि अब इसके पोलैरिटी बदल गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बदल जाएगी। नतीजा क्या होगा? यहाँ पे जो चार्ज पहुंचा है, अभी तक इस पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या लगने लगेगा? वापस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ गए हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने से क्या होगा? इसका एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन लगने की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जिस भी वेलोसिटी से यहां तक ये आया हुआ है, अब इसका रफ्तार बढ़ जाएगा, और बढ़ता हुआ रफ्तार के साथ यहां पहुंचेगा। कितने लोग समझ गए हो? यहाँ पे रफ्तार अब बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ जाने की वजह से यहाँ एक बार जब इसमें पहुंच जाएगा, इसमें वापस वोल्टेज क्या रहेगा? हर जगह पे सेम। तो इसके अंदर पहुंच जाने के बाद इसका कोई एक्सीलरेशन अब नहीं होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये वापस से क्या करने लगेगा? सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। लेकिन इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, समझ रहे हो ना, पहले से। और वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा? इसके रेडियस पहले के कंपेयर में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये आप पढ़ चुके हो, वेलोसिटी बढ़ने से रेडियस बढ़ता है, याद करो। नहीं याद है?
अरे बताओ, इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो सेंटीपिटल फोर्स का काम करता है, याद है? और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? क्यू भी बी, और सेंटीपिटल फोर्स एम भी स्क्वायर बाई क्या लिखोगे? आर। तो चेक करो रेडियस कितना आता है, जानते हो? एम बी बाई क्यू भी। ये चीज आप पढ़ चुके हैं। तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस सॉरी रेडियस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो बस, तो यहाँ पे जब पहुंचा है तो वेलोसिटी बढ़ गया है, तो रेडियस अब बढ़ेगा, यानी कि बड़े गोले में घूमेगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, जब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा, फिर से इसकी पोलैरिटी चेंज करके पॉजिटिव हो जाएगी और इसकी नेगेटिव। वापस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपना चेंज कर लेगा डायरेक्शन, वापस से सेम हो जाएगा पहले वाले की तरह। यहाँ से यहाँ जाते जाते एक्सीलरेशन की वजह से इसका रफ्तार पहले से और ज्यादा बढ़ जाएगा। जब और ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो अगली इसके अंदर जब घूमने की बारी आएगी तो इसकी रेडियस थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। कितने लोग समझ गए हो? इसकी जो पूरी कहानी होगी वो इस तरीके से होगी। कितने लोग समझ गए हो? ठीक है, इसकी रेडियस और वेलोसिटी दोनों बढ़ती है। अगर एक टाइम बाद, ये थोड़ा गोला में बनाइएगा आप प्लीज कॉपी में ढंग से, और यहाँ पे ओपनिंग होता है, इस डी में ओपनिंग जैसे होता है, तो जब हम डिजायर्ड रफ्तार हासिल कर लेते हैं और रेडियस पूरा हो जाता है तो यहाँ से ये क्या कर जाता है? शूट हो जाता है। यहाँ से ये शूटिंग हो जाती है, मतलब यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल निकल के उस हैवी स्पीड के साथ क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। कितने लोग समझ गए हो? कितने लोगों को बात क्लियर है? वह हाथ उठा दे। तो हमने कुल मिला के किया क्या, नोटिस किए हो? एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था जिसको हमने चुपचाप जाके उस जगह पे रख दिया था, और ये समय के साथ क्या होता चला गया? इसका स्पीड बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला, और फाइनली हमने डिजायर्ड स्पीड को हासिल कर लिया और उस पर्टिकुलर स्पीड से इसको शूट कर दिया, बाहर कर दिया। समझ गए हो? क्लियर है सबको? है ना, पक्का? तो यही है आपके साइक्लोट्रॉन, है ना? क्लियर है, पक्का? तो आप इसको नोट कर लीजिए तेजी से। तो यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया है? समझते हैं थोड़ा सा, बहुत आसान है। देखो, जैसे कि मैंने बोला कि सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ठीक है ना। तो भैया सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो एक सर्कल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। एक चक्कर पूरा करने में चार्ज पार्टिकल को डिस्क के अंदर, है ना, कितना टाइम लगेगा, तो उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। तो वो कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल सा फंडा है। कैसे निकालेंगे? देखो, ये तो आप समझ गए हो ना, ये वाला इक्वेशन। ये इक्वेशन तो क्लियर है सबको? ये सेंटीपिटल फोर्स बराबर मैग्नेटिक फोर्स किया हुआ है, ठीक है ना। अभी जो करके दिखाया था, ये सिर्फ इतनी सी बात है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं बताइए? यहां से आप रेडियस वगैरह निकाल सकते हो, है ना। खैर, ये आप ये बताओ कि टाइम बराबर क्या लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही ना। तो ये बताओ, टाइम बराबर डिस्टेंस कितना? एक चक्कर पूरा करने का मतलब कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 2 पाई आर, ठीक है ना। और अपॉन क्या लिखेंगे हम? स्पीड, यही लिखेंगे हम, ठीक है। तो टाइम पीरियड बराबर क्या बनेगा? 2 पाई आर। और यहाँ पे आप चाहे तो भी के जगह पे क्या लिख सकते हो? यहाँ देखो जरा, यहाँ पे ये स्क्वायर से ये भी काट दीजिए, तो भी बराबर हम लिख सकते हैं चाहे तो क्यू बी बाई एम इंटू क्या लिख सकते हो? आर लिख सकता हूं, है ना। एम को नीचे भेज दिया, आर को ऊपर भेज दिया, तो भी के जगह पे हम लिखेंगे क्यू बी और आर, और नीचे एम आएगा तो मैं चाहे ऊपर लिख दूं तो आर और आर कट जाएगा। तो टी बराबर क्या बन गया बताओ? 2 पाई बाई बी, और यहां बना एम बाई क्यू। ठीक लिख रहा हूं? ये बन गया आपकी टाइम पीरियड। एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो हमको ये बताओ फ्रीक्वेंसी बराबर क्या लिखोगे? आप समझ गए होगे, बड़ा सिंपल सी बात है। 1 अपॉन टाइम होता है, इतना तो आप पढ़े हो। तो ये चाहे तो उल्टा लिख दो, b इंटू क्यू बाई 2 पाई इंटू एम। ये बात समझ में आई? तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना। क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये जो डेरिवेशन आपको लिखा, ये जो किया गया ना, वो यहीं से आया है। चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में कर लो। ये पहले तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, तो समझ गए होगे। ये एंगुलर स्पीड निकाला गया है कि नहीं? तो एंगुलर स्पीड बराबर आप जानते हो कैसे लिखेंगे हम, है ना। तो बस चाहे आप इधर से डेरिवेशन करो, चाहे आप ये वाले से करो, दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों एक ही आंसर तक आपको पहुंचाता है, ठीक है ना। क्लियर?
जो इसमें एक जरूरी चीज है वो देखो, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रहा है या जो टाइम पीरियड आ रहा है घूमने, एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम आ रहा है, देखो इसमें कहीं भी वेलोसिटी या रेडियस वगैरह तो है नहीं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देख रहे थे आप, समय के साथ इसका स्पीड और रेडियस बढ़ता जा रहा था, है कि नहीं, ऐसा घूम रहा था ना ये। तो कितने लोग समझ गए हो, हर बार इसको एक चक्कर पूरा करने में टाइम तो सेम लग रहा होगा, टाइम तो सेम ही लग रहा होगा एक चक्कर पूरा करने में, यही मतलब निकला। तो इस तरीके से इसी प्रिंसिपल के दम पे साइक्लोट्रॉन कम काम कर पाता है। क्यों? क्योंकि हमें ऑसिलेटर को ट्यून करना होता है, क्योंकि उसको भी अपने ये देखो एक चीज समझ रहे हो ना, जितना जितना एक्चुअली में देखो, ये जितने टाइम में ये चार्ज एक चक्कर पूरा करेगा उसके हाफ टाइम के अंदर, यानी कि T/2 टाइम के अंदर पोलैरिटी चेंज करनी होगी। कितने लोग इस बात से एग्री करते हो? भाई देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, ये सॉरी बार बार इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, आप इसको पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन समझिएगा। ये यहां से चला और ये एक चक्कर पूरा हुआ, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिए पोलैरिटी कब चेंज करनी पड़ी होगी? ऑसिलेटर के द्वारा। जब ये प्रोटॉन यहां से घूम के यहां तक पहुंचा होगा ना, हाफ मिडवे पे भी पहुंचा होगा ना, उस वक्त पोलैरिटी क्या करनी पड़ गई हमें? चेंज। ऑसिलेटर ने वोल्टेज डी का चेंज कर दिया था, पलट दिया था, याद आया? तो एग्जैक्टली इसके हाफ टाइम में हमें इसका पोलैरिटी को क्या करनी होगी? चेंज करनी होगी, ठीक है ना। तो ये सिंक्रोनाइजेशन आपकी होनी चाहिए चार्ज पार्टिकल के रफ्तार और आपके ऑसिलेटर के बीच में, तभी ये काम करेगा। अगर वो ट्यूनिंग अगर गड़बड़ा गई तो ये बेकार हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो? अगर ट्यूनिंग नहीं सेट हुई तो नहीं हो पाएगा आगे पीछे। अगर जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, जब प्रोटॉन पहुंचता है कहाँ पे? इस डी के गैप में, है ना। ये डी के गैप में पहुंचते ही अगर पोलैरिटी चेंज नहीं हुआ तो सब बेकार हो जाएगा। क्यों? मान लो अगर डी के पोलैरिटी नहीं बदला, ये पॉजिटिव ही रह गया और मान लो ये नेगेटिव हो जाना चाहिए था, अगर ये ना होके मान लो उल्टा रह जाए, ठीक है ना, ये पॉजिटिव रह जाए और ये नेगेटिव, तो नतीजा क्या होगा जानते हो? ये अपने मोमेंटम के वजह से यहां से आगे निकल जाएगा। कितने लोग समझ रहे हो? ये जो प्रोटॉन है ये घूमता हुआ यहां पहुंचा होगा ना, यहां पे रुकेगा नहीं, ड्यू टू मोमेंटम आगे की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है। कितने लोग समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव से नेगेटिव पे तरफ होगा, तो जो इस प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा वो भी उल्टे तरफ ही लगेगा। तो अब की बार इस प्रोटॉन का रिटार्डेशन होगा। कितने लोग समझ गए हो? अरे भैया, वेलोसिटी के उल्टे तरफ अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन भी उल्टे तरफ होगा। तो इस फिनोमेना को नेगेटिव एक्सीलरेशन या फिर क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। नतीजा, आपके प्रोटॉन के रफ्तार बढ़ाना चाहिए था, आपको उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कितने लोग समझ गए हो? जो हमने इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया था कि प्रोटॉन के रफ्तार को हम बढ़ा सके, वो ना हो कि ये रिटार्ड हो जाएगा। तो आपके ऑसिलेटर और आपके टाइमिंग, जो टाइम पीरियड ऑफ आपके साइक्लोट्रॉन है, इसके बीच में आपके सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है, ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है। समझ गए हो? सारा काम ही उसी बात पे डिपेंड करता है। ठीक, क्लियर है? तो यहां तक कहानी आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। क्लियर? तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कितने टाइम में हाफ चक्कर पूरा हो जाएगा या कितने देर में आपकी पोलैरिटी चेंज हो जानी चाहिए, तब समझ गए होगे T/2 आंसर देंगे। समझ गए हो ना? क्लियर? तो एग्जाम में देख लीजिएगा आपसे पूछा क्या जा रहा है, कि साइक्लो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं कि आपके पोलैरिटी चेंज करने का टाइम पूछ रहे हैं, दोनों में अंतर है। क्लियर है ना? तो बारीकी से जवाब दीजिएगा। इसमें अगला जो आपने टॉपिक यहाँ पे नोट किया है, ये क्या कह रहा है बताओ जरा? ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना क्या चाह रहा है बताओ? ये सिंपली किस एनर्जी के साथ बाहर निकल रहा है आपका प्रोटॉन, उसके बारे में जानकारी दी गई है ना। तो बड़ा सिंपल सी बात है। देखो, ये तो आप समझ गए होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर इतना होना चाहिए, ये इक्वेशन सब आपको पता है, ये वेलोसिटी बराबर इतना लिख दिया गया है। यहां तक कोई डाउट किसी को? इस डेरिवेशन में कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो कहीं पे किसी को होना नहीं चाहिए। यहां तक में तो ये बार बार कर चुके हैं हम लोग, है ना। यहां तक हो गया। एनर्जी बराबर आप क्या पढ़ रखे हो बताओ? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, ठीक है ना। तो v के जगह में यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, तो ये आ गया q b² r/2m। ये कैपिटल R क्या है समझ रहे हो ना? डिस्क का रेडियस।
जो मैक्सिमम जो रेडियस घूमने का होगा ना, ये जो घूम रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, फाइनली ये किसके बराबर होगा? सबसे ज्यादा रेडियस कितना हो सकता है? डिस्क के रेडियस के बराबर ही तो होगा फाइनली, ठीक है ना। तो ये आर डिस्क के रेडियस, तो फाइनली जब ये इसके रफ्तार होगा उस समय पे इसका वेलोसिटी इतनी हो रही होगी, तो मैंने वैल्यू रख दिया। तो जो प्रोटॉन बाहर निकलेगा यहाँ से जब थ्रो होगा, उस प्रोटॉन के पास एनर्जी कितना होगा? प्रोटॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, उसके पास एनर्जी हाफ mv² होगा। भी के वैल्यू बस रख दिया गया तो आंसर आ गया। समझ गए यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एक जो मैंने शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रॉन या लाइटर चार्ज पार्टिकल को इस एक्सपेरिमेंट में या इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके रफ्तार देने में थोड़ा सा तकलीफ होने वाला है, वो तकलीफ क्या है थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा टाइम पीरियड के फॉर्मूला देखो क्या है, 2πm/q इंटू बी, यही है ना। मैं टाइम पीरियड के फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपने डेराइव किया है, वो आपने इतना किया है, t बराबर 2πm/q इंटू बी। ठीक लिखा हूं क्या? पिछले साल 11th में हमने आपको पढ़ाया है, शायद आपको याद हो, कि रफ्तार बदलने के साथ मास बदलता है। कितने लोगों को याद है? m0√1 माइनस v²/c²। ये इक्वेशन पढ़े होगे, याद आया? वेयर m0 रिप्रेजेंट द रेस्ट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट है में है तो उसका मास m0 के बराबर होता है, और v क्या है? उसका रफ्तार, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। कितने लोगों को याद है कि रफ्तार बढ़ने के साथ में इफेक्टिव मास बदल जाता है? जैसे जैसे पार्टिकल का रफ्तार बढ़ता है उसका इफेक्टिव मास बदलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है ना। आप जानते हो अगर किसी का रफ्तार अगर c के नजदीक पहुंच जाए तो इसका मास इंफिनिटी को पहुंचने लगेगा। मैथमेटिक्स तो यही कहता है। खैर, कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो दिक्कत ये है कि एक लिमिट से अधिक रफ्तार आप दे नहीं पाएंगे। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की भी बात करें, प्रोटॉन्स की भी बात करें, तो एक लिमिट से अधिक रफ्तार आप दे नहीं पाएंगे। कितने लोग ये बात समझ रहे हो? क्यों सर? क्योंकि जैसे जैसे आप रफ्तार बढ़ाते चले जाओगे मास बढ़ता चला जाएगा। मास एक टाइम के बाद जब बढ़ जाएगा काफी ज्यादा, तो कितने लोग समझ पा गए हो कि मास बढ़ने के साथ में इसके एक चक्कर पूरा करने का टाइम बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ जाएगा ना भैया, मास बढ़ जाएगा। तो कितने लोग समझ गए? हाथ उठाओ। हाँ, तो नतीजा क्या होगा बताओ जरा। टाइम पीरियड बढ़ेगा तो आपके जो ऑसिलेटर्स हैं वो तो इसी टाइम से आपने सेट करके ट्यून करके बैठा हुआ है, और इसका टाइम पीरियड गया है बदल। तो जैसे ही आपके पूरा डिवाइस आउट ऑफ ट्यूनिंग हो जाएगा, आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, तो आप जानते हो डिवाइस आपके किसी काम का रह नहीं जाएगा। एम आई क्लियर? तो एक पर्टिकुलर रफ्तार बढ़ाने तक तो ये काम करेगा ये डिवाइस, पर उसके बाद ये डिवाइस भी काम करना बेकार कर देगा, क्योंकि ये आपके पूरा जो डिवाइस है उसका सिंक्रोनाइजेशन बदल जाएगा। एम आई क्लियर? आउट ऑफ सिंक हो जाएगा। समझ गए हो? हाँ, अब आते हैं कि लाइटर चार्ज पार्टिकल के साथ में क्या दिक्कत है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनका मास बहुत क्या होता है? कम। इलेक्ट्रॉनों के मास बहुत कम होता है। इसको अगर थोड़ा सा भी एक्सीलरेट कराने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे, तो नतीजा क्या होगा बताओ जरा। इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। थोड़े से एनर्जी देने से इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितने लोग समझ रहे हो? पक्का? एम आई क्लियर? तो नतीजा क्या होगा बताओ। मैं कहना ये चाह रहा हूं, देखो, फोर्स बराबर क्या लिखोगे? Q इंटू ई लिखोगे कि नहीं लिखोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इतना ही होता है। और एक्सीलरेशन बराबर क्या लिखोगे? फोर्स अपॉन मास, यही लिखोगे। तो एक्सीलरेशन बराबर इस केस में कितना हो जाएगा? QE। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे कि तो ये बात आप जानते हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता है, यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बहुत ज्यादा। और जिस चीज का एक्सीलरेशन जितना ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा चेंज हो जाएगी। कितने लोग एग्री कर रहे हो? है ना? तो अगर आपने इस सेटअप के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उसका रफ्तार अचानक से बहुत ज्यादा हो जाएगा, और रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाने से ये जो पूरा सेटअप है वो इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? भाई वेलोसिटी अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पोलैरिटी बदलने से पहले अगर आपके इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा वहां पे, तो कैसे करिएगा? नहीं समझे? मैं कह रहा हूं, देखो जरा, रेडियस बराबर क्या लिख सकते हो यहां से? ये इक्वेशन तो इसके लिए भी यही लगेगा।
तो रेडियस बराबर क्या बनेगा बताओ। यहाँ पे जब आप इसको इक्वेट करेंगे कि, एक मिनट मैं इसको अलग से दिखाता हूँ, आप कंफर्टेबल फील करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए कि अगर इस तरीके से हो कि जो सेंटीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स से काम करेगा, तो हम लिखेंगे कितना बताइए, एम भी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू भी बी। तो हमारे लिए हम निकालना क्या चाहते हैं, आर बराबर क्या बनेगा बताओ, एम भी बाई क्यू बी। कितने लोग समझ गए हो। अब आप बोल रहे हो कि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा था। तो इस केस में इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे इस तरह से 2d, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बहुत बढ़ने की वजह से इसका रेडियस अचानक से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये बहुत जल्दी इसके लिए ये जगह कम पड़ जाएगा। कितने लोग समझ रहे हो। अरे भाई जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उसका रेडियस उतना ही ना बढ़ जाएगा, यही ना ये कह रहा है। रेडियस बढ़ने का मतलब क्या है कि इसके पास अवेलेबल स्पेस तो डिस्क के बराबर ही है, तो बहुत जल्दी ये डिवाइस आपके लिए फेल कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। वजह क्या है, सिंपल सा, आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में 1 नंबर में, तो आप क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के मास कम होने की वजह से थोड़ा सा एनर्जी देते ही इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से ये बहुत जल्दी हमारा आउट ऑफ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, हमारे काम का नहीं रहेगा। एम आई क्लियर। तो इसीलिए जो आपके साइक्लोट्रॉन है ये बेसिकली किनके लिए अच्छे से बिहेव कर पाता है, पॉजिटिव चार्ज और जिनका मास ठीक ठाक हो, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, है ना, क्योंकि इनको सिंक्रोनाइजेशन में रखना हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है। एम आई क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, तो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन समझ गए हो, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल वो भी आपको क्लियर हो गया, और पूरा वर्किंग मैकेनिज्म तो समझ ही गए होगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ये चैप्टर के सभी टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। कल से हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले आप लोग प्लीज़ SC वर्मा के आप एटलीस्ट सॉल्ड एग्जाम्पल तो पूरा करके रखिएगा। आज का असाइनमेंट आपका यही है, ठीक है, क्लियर। तो बाकी के लिए कल मिलते हैं।